हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, तो आज लेकर आ गए क्लास 10th का हिंदी चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जितने भी सब्जेक्टिव है आज सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा चैप्टर है और इससे मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इसको बता दूं इसके बारे में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। आपने एक ट्रिक याद रखिएगा कि आप जो है नाखून 1000 बार काटते हैं तो 1000 बार काटने से याद हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इसका लेखक है। चलिए सवाल को देखते हैं। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? हमारा सवाल पहला है, मनुष्य नाखून बार बार क्यों काटता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा, यानी इंसान बनने के लिए मनुष्य जो है हमेशा से प्रयास करता रहा है। उसकी कोई सभ्यता होनी चाहिए। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु यानी जानवर एक समान थे। कहने का मतलब है कि पहले के समय में, आदि मानव काल के समय में जो इंसान थे, मानव थे, वो पशु और जानवर दोनों ही एक समान थे। नाखून उनके अस्त्र हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा बढ़ती गई, मानवीय विकास कहने का मतलब उसने घर बनाए, कृषि का उत्पादन किया, है ना, घर बना रहा है, सड़क बना रहा है। जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मनुष्य पशु से भिन्न होता जा रहा है। यानी आदमी जो है, इंसान जो है जानवर से बिल्कुल अलग होता जा रहा है। इसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में लगातार प्रयास है कि वो नवीनता बदलती जा रही है। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून उसके अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य रूप देने लगा है। बस अब के जो नाखून है हमारे सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। पहले के नाखून यानी आदि मानव के नाखून हथियार के रूप में काम आते थे, जानवरों से लड़ने के रूप में काम आते थे। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के मन में कैसे आया? तो ये छोटा सा, बहुत ही छोटा आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ लिया था। यानी लेखक की छोटी बेटी ने उनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह प्रश्न लेखक को सोचने का विषय बन गया था। ठीक है, बहुत ही छोटा जवाब है इसका। अगला सवाल देखते हैं। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? यानी कहने का मतलब है लेखक नाखून को हथियार के रूप में कहाँ तक संगत मानते हैं देखने के लिए। तो कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे उसे नाखून की जरूरत थी। ठीक है, नाखून की क्यों जरूरत थी? क्योंकि जानवर उस समय थे लड़ने के लिए, फल खाने के लिए, है ना, इस सब के लिए बहुत जरूरी था। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, है ना, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की, यानी नख मतलब नाखून की बहुत अधिक महत्ता था। उन दिन प्रतिबंधियों को पछाड़ने के लिए यानी दुश्मनों से लड़ने के लिए भी नाखून की आवश्यकता थी। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 लाइन और बढ़ा लेना। असल वही में उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं हुआ करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त तर्क संगत की बात है। यानी ये कोई खराब बात नहीं है, बिल्कुल तर्क संगत है। अगला सवाल देखते हैं। स्वपराधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बतलाते हैं? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या समझाते हैं? तो समझते हैं। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने ही अधीन रहना। क्या हो जाएगा? अपने ही अधीन रहना, ये स्वाधीनता का अर्थ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए हैं, आजादी के लिए कितने नामकरण किए हैं? स्वतंत्रता का नाम दिया, स्वराज का नाम दिया, स्वाधीनता का नाम दिया। उनमें स्व का बंधन ही अवश्य हो गया। यानी जितने भी शब्द है, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, इसमें किस कौन सा शब्द लगा हुआ है? स्व, और यही बंधन बनाता है ना। अगला सवाल देखते हैं। नख बढ़ाना यानी नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां, इनका से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब आप इससे क्या समझते हैं? नाखून बढ़ाना और नाखून को फिर काट देना, ये मनुष्य की सहजात वृत्तियों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, समझते हैं, बहुत ही आसान है। मानव शरीर में बहुत से अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां हैं।
अंतर्निहित दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो मानव शरीर में पहले से विद्यमान है, बहुत सारे गुण हैं जो मानव शरीर में हैं, जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती हैं। नाखून को बढ़ना नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप बढ़ती हैं, नाखून, बाल, है ना, हमारे अंग, ये सब अपने आप बढ़ते हैं। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है नख बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं। सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशु तत्व का प्रमाण है। नाखून उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है मनुष्यता की निशानी है। यानी हमारे शरीर में जो नाखून है ये प्रमाण दिलाता है कि आप पहले जानवर की तरह हुआ करते थे, और आप नाखून जब काट रहे हैं तो आपका ये प्रमाण दिलाता है कि आप मनुष्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मनुष्य यही तो भिन्न दर्शाता है जानवरों और मनुष्य से। हमारे अगर नाखून न कटे हो तो जानवरों की तरह बिहेवियर होगा, कोई मतलब नहीं होगा, है ना। हम दोनों जैसे बिल्कुल एक सेम हो जाएंगे। अगर नाखून काट लेते तो आप मनुष्यता की ओर, आप जानवर से अलग होते चले जाते हो। फिर समझते हैं आगे क्या है। मनुष्य के भीतर पशुत्व भी है, लेकिन जानवरपन भी भरा हुआ है, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मनुष्य आज का क्या सोचता है कि उसके अंदर तो पशुता है ही, लेकिन वो उसे बढ़ाना नहीं चाहता, वो उसे पीछे छोड़ चुका है। मानव जो है पशुता को बिल्कुल छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को काट देने से हो जाती है। अब ये सोचिए कि मनुष्य अगर ऐसा करने लगे, नाखून काटने न काटे और जानवर की तरह रहे, तो क्या उसका मानव का अस्तित्व रहेगा? क्या वो किसी भी चीज में विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की क्या सार्थकता है? यानी इस निबंध में लेखक ने एक बूढ़े का नाम लिया है। उस बूढ़े का नाम क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के रूप में प्रतीक का जिक्र किया है। यानी महात्मा गांधी को बूढ़े के रूप में उसने उपयोग किया, नाम जिक्र किया। लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य और विश्वसनीयता का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। कहने का मतलब है कि आज के जितने भी मनुष्य हैं उसमें सत्य का कोई भाव नहीं है, सौंदर्य का कोई बोध नहीं है, कोई विश्वास करने लायक नहीं है। बिल्कुल जीरो लेस मात्र स्थान रह गया है हमारे जीवन में। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है ना। से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी। इनके सारे उपलब्ध उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा है ना। अगला सवाल देखते हैं। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भारी विशेषता क्या है? इसका स्पष्ट करना है। यानी लेखक की नजर में हमारी संस्कृति का क्या बड़ा विशेषता है उसको समझना है। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने आप पर आपके द्वारा लगाया हुआ बंधन, यानी इंसान ने खुद ही अपना जो बंधन है खुद उसने लगा लिया कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता में भी यानी स्वयं का बंधन बंधा हुआ है, यही कहना चाहते हैं हमारे लेखक, है ना। भारतीय चित्त जो आज के अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को कैसे याद दिलाती है? क्या याद दिलाती है? यानी जब हमारे नाखून बढ़ते हैं तो क्या याद दिलाती है? समझते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। बहुत सिंपल सी बात है ना। प्राचीन काल में हमारा मतलब अस्तित्व कैसा था? जंगली था। वह वन मानुष की तरह था, जानवरों की तरह था, पेड़ों पर रहता था, फल फूल खाता था, है ना। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा किया करता था। आज नखधर यानी नाखून रखने वाले मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। यानी आज के जितने भी मॉडर्न जमाने में जो हथियार हैं उन पर ही मनुष्य विश्वास करता है और उसके सहारे अपने जीवन को गुजारता है ना। पर उसके नाखून अब भी बढ़ते जा रहे हैं।
क्या नाखून पहले बढ़ते थे अब नहीं बढ़ रहे, लेकिन अब भी बढ़ रहे, है ना। नाखून नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर अस्त्र से अभी भी वंचित नहीं हो, यानी तुम्हारे अंदर जो अस्त्र था, जो हथियार था, वो अभी भी नहीं कहीं गया है। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दत्त पर आश्रित रहने वाला जीव हो। कहने का मतलब हमारे कवि कहना चाहते हैं कि तुम वही इंसान, तुम वही जानवर हो जो तुम नाखून के सहारे जिया करते थे, तुम्हारे पास दांत के सहारे तुम अपना काम किया करते थे। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। कहने का मतलब है कि आज भी तुम वही के वही जानवर ही हो, बस तुम थोड़ा सा उसे छिपाने की कोशिश किए जा रहे हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मानव मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है ना। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो लेखक का अभिप्राय स्पष्ट है कि लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपना साधन का प्रयोग करना ही चाहिए अपने बुद्धि के अनुसार। अगला सवाल है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी दिन झड़ जाएंगे, एक दिन क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। कहना चाहते हैं कि जैसे पहले पूंछ हुआ करती थी मनुष्य की, वो भी झड़ गई एक समय के साथ, तो नाखून भी कहीं ना कहीं एक दिन जो है वो झड़ जाएंगे। तो इसका समझते हैं आंसर क्या हो सकता है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, प्राणी शास्त्रियों मतलब जो जानवरों पर, इंसानों पर जो है ना स्टडी करते हैं, उनको प्राणी शास्त्रियों को कहा जाता है। ठीक है, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य अनावश्यक अंग ही उसको उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस तरह उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता का पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। अगर उसकी पूंछ झड़ गई है, नाखून भी झड़ जाएंगे, तो वो बिल्कुल जानवर से 100% अलग हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। चलिए समझते हैं। सफलता और चरित्रता शब्दों में लेखक की अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरित्र दोनों शब्दों में लेखक के अर्थ की दृष्टि में किस प्रकार से अलग है उसको समझते हैं। ठीक है, सफलता और चरितार्थ के रूप में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मानवशास्त्र के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह अपने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव निशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ाना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल क्या थे, 11 सवाल थे और इस चैप्टर के इतने ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, आपको एक बार और अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जा करके लिख दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।